फिजिक्स के आज लेक्चर 2 में हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर। ठीक है, वेक्टर जो है ये चैप्टर 2 का पार्ट है और वेक्टर इज़ अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये आपको पूरे फिजिक्स में ये यूज़ होगा। ठीक है, तो इसको बढ़िया से पढ़ना है आज। सबसे पहले तो वेक्टर हम लोगों ने जो फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था यूनिट एंड डायमेंशन में, तो वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है और कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहला हम लोगों ने पढ़ा था, फर्स्ट पढ़ा था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल। ठीक है, और सेकेंड जो पढ़ा था हम लोगों ने वो पढ़ा था डिराइव्ड। ओके, आज जो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे वो होगा वेक्टर। ठीक, और सेकेंड स्केलर एंड थर्ड टेंसर। ठीक है, वन बाय वन ये इन सारे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे वेक्टर किसको कहते हैं? वेक्टर ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो। जैसे किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं, फोर्स इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन। ठीक, दूसरे उसके पास डायरेक्शन हो। ये डायरेक्शन क्या है कि कोई बॉडी है, ओके, मास m, इस बॉडी पे एक फोर्स ऐसे लग रहा है F, और दूसरा फोर्स ऐसे लग रहा है एक थीटा एंगल से। ठीक है, F, तो ये डायरेक्शन डिफाइन कर रहा है। तो इसका क्या हुआ, जब ऐसे लग रहा था ये फोर्स तो इसका जो है इफ़ेक्ट कुछ और था। जब एक सर्टेन एंगल पे लगा तो इसका इफ़ेक्ट कुछ और हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, उसके पास क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा। और मान लीजिए कि ये एक फोर्स लग रहा है और ये एक फोर्स लग रहा है एट सर्टेन एंगल पे, तो उसका रिजल्टेंट इफेक्ट क्या आएगा? सपोज यहाँ पे हम ऐसे लेते हैं, जैसे ये एक फोर्स लग रहा है F न्यूटन, इसका एक फोर्स लग रहा है F न्यूटन, तो ये F बराबर 3 न्यूटन हो गया, ये F बराबर 4 है। मान लीजिए कि अलजेब्रा में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? 4 + 3 = 7 पढ़ा था। क्लियर है? बट यहाँ पे इसका इफेक्ट देखेंगे। इफेक्ट क्या है? ये है इफेक्ट, ये यहाँ से आएगा। तो इसका इफेक्ट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? पाइथागोरस अप्लाई कीजिए, 4² + 3² = 5। ठीक, तो इसका इफेक्ट कितना है फोर्स का? 5 न्यूटन इफेक्टिव फोर्स आया। तो क्या कर रहा है? ओबे द वेक्टर अलजेब्रा रूल को फॉलो कर रहा है ये। ठीक है, अलजेब्रा रूल को फॉलो कर रहा है। 3 केस है, या तो पहले क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड होना चाहिए। दूसरा, सेकेंड क्या होना चाहिए? डायरेक्शन होना चाहिए। और तीसरा क्या होना चाहिए? वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता हो, तो वो क्या कहलाएगा? वेक्टर कहलाएगा। सेम वेलोसिटी के केस में, ये फोर्स के केस में, ये दोनों क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन कुछ ऐसे क्वांटिटी है फिजिक्स में जिसके पास क्या होता है? डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। जैसे ये एक करंट I, और ये इधर से करंट जो है I एम्पेयर गया, इधर मिलकर क्या बन जाएगा? 2I मिल जाएगा। ये क्या हो रहा है? ये वेक्टर अलजेब्रा को नहीं फॉलो कर रहा है। इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं कर रहा है। इसलिए क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी, नॉट द वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? ओके, चलिए बताइए। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी? तो डिस्प्लेसमेंट, जब हम मोशंस पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। फॉर द एग्जांपल यहाँ पे हम आपको इंट्रोड्यूस करा दे रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। एक कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऐसे मूव किया, ठीक, यहाँ से पॉइंट A से पॉइंट B पे गया। ठीक है, तो पॉइंट A से B पे जाने के लिए 2 डायरेक्शन है। एक तो शॉर्टेस्ट पाथ है, ये क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ है। इसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ को क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे। इसके पास पर्टिकुलरली कोई एक डायरेक्शन होगा, बट ये क्या है? ये डिस्टेंस है। ये क्या है?
डिस्टेंस है, इसके पास कोई डायरेक्शन है, ओके, डायरेक्शन नहीं है, ओनली मैग्नीट्यूड है। तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया वेक्टर क्वांटिटी, क्लियर है, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड, जब आप इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक चार्ज होगा, ऐसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जो कि किसके बराबर होगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स क्या है, अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब वेक्टर क्वांटिटी फोर्स है, उसको चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, तो चार्ज पे जब चार्ज से डिवाइड कर देंगे फोर्स को, तो ये क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इधर जगह इधर घूम जाएगा, नहीं। तो ये भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, ओके। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है v2 माइनस v1, चेंज इन वेलोसिटी, चाहे चेंज हो या सिंपल हो। तो ये वेलोसिटी अभी हमने देखा था क्या है, वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, वेक्टर होगा। अब क्या है कि वर्क है, वर्क सपोज कि कोई एक बॉडी है, ठीक, एफ फोर्स लग रहा है, ओके, उस पर, और वो डिस्प्लेसमेंट किया है कितना, डी डिस्प्लेसमेंट किया है, ठीक। तो ये दोनों क्वांटिटी तो वेक्टर है, बट वर्क डन क्या आएगा, एफ डी कॉस थीटा, ठीक। और ये क्या होता है, स्केलर होता है, ठीक। आप लॉजिकल भी सोचिए कि ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि 5 जूल का वर्क टुवार्ड्स नॉर्थ किया, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में 5 जूल का वर्क किया, ईस्ट डायरेक्शन में 3 जूल का वर्क किया, ऐसे नहीं बोल सकते। डायरेक्शन डिफाइन करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है वर्क के केस में। तो ये क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाए, क्लियर है, ओके। अब बात आती है कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है उसके मैग्नीट्यूड, एक एरो से, और डायरेक्शन से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डायरेक्शन होना चाहिए उसमें, एक मैग्नीट्यूड के लिए एरो होना चाहिए, ठीक है। ये लेंथ क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को, और ये पर्टिकुलर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। तो ये इसी को वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में लिखते हैं। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक एरो, मैग्नीट्यूड के लिए एरो यूज करते हैं, ठीक, लेंथ और एक डायरेक्शन, ठीक। बाकी टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होगा, इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर उसको बोलते हैं जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो एंड सेम डायरेक्शन हो, ठीक। पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर उसको बोलेंगे जो सेम डायरेक्शन हो, बट जरूरी नहीं कि वो मैग्नीट्यूड में इक्वल हो, ये भी पैरेलल वेक्टर होगा, ठीक है। बट ये इक्वल होने के लिए क्या है, मैग्नीट्यूड का होना शर्त है, बट पैरेलल होने के लिए डायरेक्शन का होना, ये इसमें क्या है, डायरेक्शन होना सेम होना है, ठीक है। इसमें मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन सेम होना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है, तभी ये कंडीशन को फॉलो करेगा। एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल से समझ में आ रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन होगा, ठीक है, अब जरूरी नहीं कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ओके। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर एक ही सपोर्ट लाइन पे हो या एक ही पॉइंट से गुजरा हो, इसी को क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं, क्लियर। नेक्स्ट अब आता है जीरो वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो, मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो, और डायरेक्शन, डायरेक्शन डिफाइन नहीं हो, डायरेक्शन अननोन हो, क्या हो, अननोन हो, तो ऐसे वेक्टर को क्या बोलेंगे, ऐसे वेक्टर को बोलेंगे जीरो वेक्टर, क्लियर है। उसके बाद आता है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर जिस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, ठीक है, ऐसे वेक्टर को क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा, ऑलवेज 1 होगा, ध्यान रखना है इस चीज़ को, ठीक है ना। और यूनिट वेक्टर को या तो कैप से डिनोट करते हैं, ठीक है, या फिर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर में अगर जाएंगे तो आई कैप, जे कैप एंड के कैप से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये डायरेक्शन को बताता है, ये एक्स डायरेक्शन में है, ये वाई डायरेक्शन में है, ये जेड डायरेक्शन में। तो समझ में आया, जो उसके ही उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर दें तो क्या कहलाएगा, वो यूनिट वेक्टर कहलाएगा।
और सेम वो वेक्टर निकालेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया। मोड में रिप्रेजेंट किया हुआ हो कोई चीज़ तो इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, ठीक। और ये जो है इसको बोल देंगे डायरेक्शन। ठीक, डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन में है। क्लियर है? तो कैप से डिनोट किसको किए? डायरेक्शन को किए। और मोड से किसको डिनोट किए? मैग्नीट्यूड को डिनोट किए। क्लियर? वेक्टर रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया, वेक्टर के टाइप समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट, ये एक क्वेश्चंस दिया हुआ है। द यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिट वेक्टर -0.5i 0.8j प्लस सी के, देन द वैल्यू ऑफ सी पूछ रहा है क्या होगा। तो सबसे पहले ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर जो है उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? ये आई, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये जे कैप, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये के कैप, ये जेड एक्सिस हो गया। ठीक है, तो इन सभी का क्या होगा? इन सभी का मैग्नीट्यूड 1 होगा। ओके, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। स्क्वायर कर दीजिए, 0.25 प्लस 0.64 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो सी स्क्वायर यहाँ से क्या मिलेगा? सी स्क्वायर मिलेगा 0.11, ये हो जाएगा 0.89 और -1, तो 0.11। सी इज इक्वल्स टू √0.11, ये आंसर आएगा। क्लियर? बी। ओके, नेक्स्ट। अब कह रहे थे यूनिट वेक्टर अलोंग आई कैप प्लस जे कैप। तो सबसे पहले तो क्या करता है, ये एक वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है जो उसी के उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे। ठीक, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे? आई स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर, ये भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों यूनिट वेक्टर है तो क्या हो जाएगा? 2। तो ये वेक्टर कितना है? आई प्लस जे डिवाइडेड बाय √2। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर? समझ में आया? चलो, ये वेक्टर अभी हमने बताया कि एक्सेस के इसमें क्या है, आई कैप से डिनोट करते हैं, वाई एक्सिस को लिए जे कैप से, और जेड एक्सिस को के कैप से। इसी को क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर बोलते हैं। क्या होता है? आई जे एंड के कैप। क्लियर? और ये एक्स एक्सिस है, मतलब ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ओके ना? इसी को बोलते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। क्लियर? अब आता है बात पोलर वेक्टर एंड एक्सियल वेक्टर। पोलर वेक्टर क्या होता है? जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हो और द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो। ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, जैसे फोर्स हो गया या फिर डिस्प्लेसमेंट हो गया, कहीं पे जा रहा है कोई पार्टिकल। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी हम क्या कह रहे हैं? पोलर वेक्टर कहलाएगा। ओके, उसके बाद एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर का एग्जांपल क्या क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है, टॉर्क है, एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, ऑलवेज एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, गवर्न बाय द राइट हैंड थंब स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल। ठीक है, इसको राइट हैंड को हम ऐसे घुमाएंगे, राइट हैंड, तो जो वेक्टर निकल के आएगा उसी को ही क्या बोल देंगे? एक्सियल वेक्टर बोल देंगे। जैसे एक अभी हम क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ेंगे। मान लीजिए कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ठीक है, ओके, तो ए के अलोंग हाथ रखेंगे ऐसे, पाम जो तुम आपके ये होता है ना, उसके अलोंग हाथ रखेंगे और फिर बी को दिखाते हुए उसको ऐसे रोटेट करेंगे, तो एक वेक्टर आएगा। वही वेक्टर क्या होगा? एक्सियल वेक्टर होगा। ठीक, क्लियर है? नेक्स्ट, ये कोप्लेनर वेक्टर है, एक ही प्लेन में हो वेक्टर। ठीक है, एक ही प्लेन में वेक्टर हो, उसी को क्या बोलते हैं? कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं। चलो,
अभी हम लोगों ने सीख लिया वेक्टर क्या होता है, ठीक, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, टाइप्स ऑफ द वेक्टर। अब बात आती है वेक्टर को क्या करने का, वेक्टर को ऐड करने का, वेक्टर एडिशन रूल, ठीक है। तो जैसे दो वेक्टर है, मान लीजिए कि एक वेक्टर ये है ए और एक वेक्टर ये है बी, ठीक है। तो एक यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाली बात है कि वेक्टर कैन बी मूव, वेक्टर कैन मूव, ठीक है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट, फ्रॉम वन पॉइंट to another point without changing its magnitude and direction, ठीक है। कोई भी वेक्टर को हम कहीं से भी कहीं भी उठा करके ले जा सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज किए बगैर, ठीक है। जैसे ये वेक्टर यहाँ है तो वेक्टर को ऐसे यहाँ पे भी लेके आ सकते हैं, इस वेक्टर को यहाँ पे ऐसे लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, बस ध्यान ये रखना है कि उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए, मैग्नीट्यूड नॉट चेंज, एंड क्या, डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, डायरेक्शन ऑल्सो नॉट चेंज। ये दोनों केस अगर फॉलो करेगा तो वो वेक्टर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक। अब बात आती है कि कोई वेक्टर एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, क्लियर, फिर उसके हेड से दूसरा वेक्टर स्टार्ट कर रहा है, ओके, लेकिन जो इनिशियल पॉइंट है उससे लेकर के लास्ट वाले पॉइंट को जोड़ने वाले को क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं रिजल्टेंट, ठीक। और रिजल्टेंट क्या होता है, वेक्टर आर इजकल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यही होता है रिजल्टेंट, ठीक। उसके लिए केस क्या है, कोई वेक्टर यहाँ से स्टार्ट करे ए, फिर हेड टेल कम्बिनेशन में जहाँ तक जाएगा, मान लीजिए कि ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर ये है, ये वेक्टर ये है, ठीक। तो ऐसा ये हेड टेल कम्बिनेशन में है, फिर टेल से लेकर के हेड को मिलाने वाले इसी को क्या बोलते हैं, रिजल्ट बोलते हैं। ये मान लीजिए ए है, वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, क्लियर है। तो इस तरह से हम वेक्टर एडिशन कर सकते हैं। चलिए अब आता है थोड़ा सा इसको इक्वेशंस के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो ये एंगल है, क्लियर, ये थीटा एंगल है। अब ये थीटा एंगल होता क्या है, ये एंगल बिटवीन द वेक्टर होता है, ठीक है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ठीक। अब दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे हो सकता है, मान लीजिए कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, तो ये भी एक एंगल हो सकता है और ये भी एक एंगल हो सकता है। तो कौन सा एंगल लेंगे, वो एंगल लेंगे नॉन रिफ्लेक्सिव एंगल, ठीक है, जो क्या होगा, एक्यूट होगा, एक्यूट एंगल होगा, एक्यूट एंगल, ठीक है, बिटवीन द वेक्टर, बिटवीन द टू वेक्टर, दो वेक्टर के बीच का एक्यूट एंगल लेंगे। ये एंगल नहीं होगा, एंगल क्या होगा, ये होगा। और उसके लिए भी शर्त क्या है, या तो टेल हो, टेल से टेल के बीच का एंगल बना हो, या हेड टू हेड बना हो, हेड से हेड बना हो, ठीक। ये दोनों केस ही वैलिड होगा। हेड टेल और हेड के बीच में बना हुआ एंगल वैलिड नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे आप ये बता रहे होंगे कि जैसे ये हेड है और ये टेल है, ठीक, इस दोनों के बीच का एंगल वैलिड नहीं है, इसीलिए ये वेक्टर को हम क्या करेंगे, इधर शिफ्ट कर देंगे, इधर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या होगा, एंगल थीटा हो जाएगा। अब तो हो गया टेल ये। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि वेक्टर को क्या कर सकते हैं, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दो वेक्टर के बीच का एंगल हो गया थीटा, ठीक, और ये एंगल नहीं ले सकते, क्लियर। तो ये हो जाएगा कंपोनेंट, वेक्टर को कंपोनेंट तोड़ेंगे अभी। तो अभी के लिए फ़िलहाल हम ये देखते हैं, जैसे ये थीटा है, ओके, ये थीटा है
और ये मान लीजिए x है और ये मान लीजिए y है, तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा बराबर x बाई बी। ये ट्रायंगल में बात कर रहे हैं हम, x बाई बी हो जाएगा, तो x इजिकल्स टू क्या होगा b कॉस थीटा, ठीक, y बाई बी इजिकल्स टू साइन थीटा हो जाएगा, ठीक, तो y इजिकल्स टू क्या हो गया b साइन थीटा। क्लियर है, ठीक। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए, तो ये r निकालने के लिए OB का स्क्वायर जो होगा, OB का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा OA प्लस AN, तो यहाँ से ON का स्क्वायर हो जाएगा, ये ON का स्क्वायर और BN का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से आर स्क्वायर A प्लस बी, ये आ गया OAA प्लस B कॉस थीटा का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे BN को क्या है B साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से दोनों को R का वैल्यू निकालेंगे तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, इसको क्रॉस स्क्वायर कीजिए, बाहर निकलेगा तो ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा, अब प्लस यहाँ से आ जाएगा B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो B स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जो है 1 हो जाएगा, तो वही होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। क्लियर है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। ऑलवेज क्या होगा एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल मतलब नॉन रिफ्लेक्सिव एंगल, ये एंगल नहीं होगा, ये ऑब्ट्यूस एंगल है, मेजर एंगल ये नहीं होगा। दो वेक्टर के बीच का एंगल एक्यूट एंगल होगा हमेशा, जैसे ये एक एंगल हो गया और ये एक वेक्टर हो गया, ठीक। तो ये दो के बीच का एंगल ये होगा। क्लियर है। ऑलवेज ये एंगल को देखना है। और एंगल किस किस के बीच में बना होना चाहिए, टेल से टेल बना होना चाहिए, हेड से हेड बना होना चाहिए। क्लियर। हेड टेल वाला एंगल वैलिड नहीं होगा। श्योर। नेक्स्ट सेम है डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड निकाल लिए। अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्शन निकालने के लिए टेन अल्फा, टेन अल्फा क्या होगा, ये होगा बी साइन थीटा, ठीक, डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। क्लियर है। तो ये क्या आ गया टेन अल्फा, उसका डायरेक्शन। हम अल्फा अगर की बात करें तो टेन यूनिवर्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 20 साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। क्लियर है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है पहला क्या था, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये पैरेललोग्राम है, तो जैसे पैरेललोग्राम के लिए क्या है, एक वेक्टर ये बन रहा है, एक वेक्टर ये बन रहा है, ठीक। तो इसके ए के पैरेलल एक और वेक्टर डालेंगे, ठीक, और बी के पैरेलल एक वेक्टर और डालेंगे। क्लियर है। तो यहाँ से वेक्टर जो रूल्स बनाएंगे वो क्या है, आर इजकल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो अभी हमने रिजल्टेंट निकाला है। और डायरेक्शन क्या होगा, दो वेक्टर के बीच का एंगल, ये दो वेक्टर के बीच का एंगल है, बट ये क्या है कि अगर मान लीजिए थीटा से डिनोट कीजिए या अल्फा से, इसको अल्फा से डिनोट कर दीजिए, इसको थीटा से डिनोट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे अल्फा है। तो अल्फा क्या है कि एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड किसी कोई भी वेक्टर के बीच का एंगल हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर। जैसा कि यहाँ पे दो वेक्टर है और ये दोनों वेक्टर क्या है कि पैरेलल है। ओके, ये दोनों वेक्टर पैरेलल है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा इजिकल्स टू 0 डिग्री हो गया। ओके, चलिए जब तो रिजल्टेंट निकालते हैं। रिजल्टेंट क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्लियर। जब थीटा का वैल्यू 0 इजिकल्स टू 1 हो जाएगा, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, और ये भी वैल्यू क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ से बाहर क्या आएगा, ए प्लस बी, प्लस माइनस ए प्लस बी, ठीक है। तो रिजल्टेंट की अगर दो वेक्टर, ठीक, जिसके बीच का एंगल 0 हो,
तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, ए प्लस बी हो जाएगा। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उस केस में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा जीरो हो जाएगा। तो जीरो हो जाएगा तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी उसका रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक, अगर दो वेक्टर अपोजिट हो, ठीक, तो कॉस थीटा का वैल्यू -1 होगा। जब कॉस थीटा का वैल्यू -1 होगा तो यहाँ से क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस थीटा -1 हो गया तो यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसी को क्या बोलते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर अंडर रूट आएगा और बाहर क्या आएगा, ए माइनस बी। क्लियर है। तो जब दो वेक्टर पैरेलल हो तो उस केस में हमने रिजल्टेंट देखा, जब दो वेक्टर ऑर्थोगोनल हो मतलब परपेंडिकुलर हो तो उस केस में रिजल्टेंट देखा, जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उस केस में हमने रिजल्ट देखा। ठीक है ना, ओके क्लियर। चलिए, अभी हमने आपको बताया था कि जब वेक्टर हेड टू टेल कॉम्बिनेशन में ऐड किया जाता हो, ठीक, हेड टू टेल कॉम्बिनेशन में, और फ्रॉम स्टार्टिंग से एंड पॉइंट मतलब एक के टेल से लास्ट के हेड को जोड़ने वाले वेक्टर को क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट बोलते हैं। फिर ये क्या होगा, ये भी एक रिजल्टेंट वेक्टर, यहाँ से ये एक वेक्टर आ जाएगा, फिर हेड टेल कॉम्बिनेशन में जोड़ रहा है। अब इसके लिए रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, अब कह रहा है कि दो वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ये दिया हुआ है, ठीक, ए इजकल्स टू 4i माइनस 3j, ठीक, वेक्टर बी दिया हुआ है 6i प्लस 8j, देन द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी क्या होगा, मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन। तो सबसे पहले द वेक्टर ए, ठीक, प्लस वेक्टर बी ये निकालेंगे तो वेक्टर ए प्लस बी क्या हो जाएगा, 10i कैप और माइनस प्लस हो जाएगा 5j कैप माइनस 3 प्लस 8, तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे प्लस ए प्लस बी का, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, दोनों को स्क्वायर कीजिए, 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 100 प्लस 25 बराबर 125, 5 रूट 5 आएगा। ठीक है, और थीटा कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू वाई का कंपोनेंट 5 है और एक्स का कंपोनेंट 10 है तो ये 1/2, तो थीटा इज इक्वल्स टू tan यूनिवर्स 1/2। ठीक, तो इसको ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है, इसको हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा एंड डायरेक्शन। ठीक है, तो वेक्टर ए प्लस बी को अगर हम को पोलर कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करें तो 5√5 और tan इनवर्स क्या हो जाएगा 1/2, ये इसका डायरेक्शन हो गया। क्लियर है, इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फोर्स F1 एंड F2 act at the point mass in the two mutually perpendicular direction, then the resultant force on the point mass is। एक point mass है जिसका फोर्स दिया हुआ F1 है और F2 है, ठीक, दोनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। क्लियर, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या अभी हम लोगों ने देखा, फोर्स क्या हो जाएगा, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर और प्लस 2F1 F2 कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। ये CPMT में पूछा हुआ है 1991 में। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो, अब बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है। कह रहा है द फोर्स ऑफ द टू फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 6 न्यूटन। तो ये F1 फोर्स हो गया प्लस F2 फोर्स, ये कितना दिया हुआ है 6 न्यूटन दिया हुआ है, 16 न्यूटन। क्लियर है, इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज 8 न्यूटन, तो R दिया हुआ है 8 न्यूटन दिया हुआ है एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द मिनिमम फोर्स। तो F1 किसी एक फोर्स को मान लीजिए F1 मिनिमम है, ठीक, तो F2 क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। दोनों के मैग्नीट्यूड पूछ रहा है क्या होगा, एक फोर्स ऐसे मान लीजिए F1 हो गया, इसके ऊपर में रिजल्टेंट आया, ये R आया, ठीक, और एक
फोर्स ये जो है F2 है, क्लियर। मान लीजिए ये थीटा है, तो कुछ ऐसा सोचेंगे जैसे इसका जो F2 का एक कंपोनेंट आएगा कॉस का, एक कंपोनेंट साइन का आएगा, F2 साइन थीटा, और ये क्या आ जाएगा F2 कॉस थीटा। तो F2 साइन थीटा ही बराबर किसके होगा, F1 के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं F1 इजिकल्स टू F2 साइन थीटा हो जाएगा, ठीक, इक्वेशन 1 हो गया। और F2 कॉस थीटा ही किसके बराबर होगा, R के बराबर होगा, इक्वेशन 2 हो गया। अब दोनों को स्क्वायर कीजिए, तो F1 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये क्या आएगा, F1 स्क्वायर बराबर F2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरे को कीजिए F2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अब बराबर R का वैल्यू कितना है 64, ये 8 है तो स्क्वायर कीजिएगा तो 64 आ जाएगा। तो दोनों को ऐड कीजिए, तो 64 प्लस F1 का स्क्वायर बराबर ये दोनों को मतलब उल्टा सीधा कर दिए, तो ये यहाँ से F2 क्या है, F2 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। तो यहाँ से F2 क्या आ जाएगा, F2 का स्क्वायर माइनस F1 का स्क्वायर बराबर 64, ठीक, इक्वेशन 3 हो जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, जैसे ये 64 को इधर लिख लेंगे, F2 कॉस स्क्वायर थीटा को इधर लिख लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये F2 का जो है साइन स्क्वायर में कॉस स्क्वायर में, तो ये दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ से F2 को इधर माइनस लाएंगे तो F1 स्क्वायर बराबर 64, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ना F2 माइनस F1 इंटू F2 प्लस F1 इजिकल्स टू 64। अब ये इसका वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 16 न्यूटन, तो F2 माइनस F1 कितना हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाई 16 बराबर 4। अब यहाँ से दो रिलेशन मिल गया, F1 प्लस F2 16 और F2 माइनस F1 बराबर 4, तो दोनों को ऐड कीजिए तो F1 F2 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2F2 बचेगा बराबर कितना 20, तो F2 कितना आ जाएगा यहाँ से 10 आ जाएगा, और सेम F1 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो देखिए आंसर कितना दिया हुआ है 10 एंड 6, ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्लियर है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सोचते हैं। जैसे ये ना F2 का ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट किसको बैलेंस करेगा, इसको बैलेंस करेगा, तभी ये R क्या आएगा परपेंडिकुलर आएगा इसको, इस पे। नेक्स्ट ये दिया हुआ एक क्वेश्चन क्या हुआ है, देयर आर द टू फोर्स वेक्टर, one is 5 Newton and another is 12 Newton. At what angle the two vector be added to get the resultant of 70 Newton? अब ये रिजल्टेंट 70 न्यूटन है, ठीक। तो ये दोनों को क्या होगा, अगर दोनों पैरेलल में हो, ये 5 न्यूटन हो गया और ये 12 न्यूटन, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। अब दूसरा कह रहा है कि 7 न्यूटन हो, तो एक फोर्स इधर होगा, दूसरा फोर्स इधर होगा, ये 12 हो गया और ये 5 हो गया, तो 12 माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा 7 न्यूटन, तो थीटा कितना हो गया 180 डिग्री हो गया, ठीक। और तीसरा कह रहा है 13 न्यूटन होने चाहिए, तो अंडर रूट कर दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों अगर परपेंडिकुलर होगा 12 और ये 5, तो यहाँ से आ जाएगा 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25 169, और 169 का ही बाहर कितना आएगा 13 न्यूटन, तो एक का आएगा 0 180 डिग्री, ये 90 डिग्री, देखो 0 180 डिग्री 90 डिग्री, ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्लियर है। अभी हम लोगों ने एडिशन देख लिया, अब सब्ट्रैक्शन देखेंगे। सब्ट्रैक्शन इन द वेक्टर कुछ नहीं है, जो हम लोगों ने एडिशन देखा, जैसे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, क्लियर है। तो वेक्टर ए प्लस बी अगर लिखे, ठीक है, उसका रिजल्टेंट देखें। अब क्या करेंगे, ए माइनस बी करेंगे, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो जब माइनस किसी में लगाते हैं तो वेक्टर क्या होगा, वो रिवर्स हो जाएगा। ये है माइनस बी, ठीक है, और ये है माइनस ए, इधर के अपोजिट माइनस ए, ठीक। तो ये बी इधर है
तो ये बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा अगर हम बात करें तो यहाँ से हमने रिजल्टेंट निकाल लीजिए। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो वो सेम हो जाएगा, प्लस 2a माइनस बी एंड कॉस थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट। क्लियर है। नेक्स्ट, अभी हम लोगों ने देखा है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन कैसे ऐड करते हैं, एक वेक्टर यहाँ, एक वेक्टर यहाँ, फिर यहाँ से ऐड कर दिए, फिर एक वेक्टर यहाँ, ये ट्रायंगल लॉ लगाते जा रहे हैं, फिर वेक्टर ये, फिर यहाँ। ठीक, ऐसे भी हम लिख सकते हैं जैसे हेड टू टेल के कॉम्बिनेशन में जा रहा है, फ्रॉम टेल से हेड तक का मिलाने वाले को ही क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट बोलेंगे। फिर वेक्टर सब्ट्रैक्शन हम लोगों ने देख लिया। वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट निगेटिव का एडिशन, निगेटिव वेक्टर, वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, यही सब्ट्रैक्शन है। ठीक, क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन हम बनाते हैं। कह रहा है एक ट्रक ट्रैवलिंग ड्यू नॉर्थ at 20 मीटर पर सेकेंड turn west and the travel at the same speed, the change in its velocity is। तो एक ड्यू नॉर्थ जा रहा है, ठीक है, ये डायरेक्शन डिफाइन कर लीजिए, 20 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से नॉर्थ के तरफ जा रहा है। फिर कह रहा है टर्न वेस्ट एंड ट्रैवल, तो ये वेस्ट की तरफ टर्न किया, ठीक है, कितना, सेम 20 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से जा रहा है, ये वेस्ट हो गया। ठीक, उसके बाद अगर चेंज इन इट्स वेलोसिटी पूछ रहा है, तो चेंज इन इट्स वेलोसिटी क्या होगा, तो वेलोसिटी डेल्टा अगर v लिखाएंगे तो क्या आ जाएगा, v2 माइनस v1। तो v2 क्या है, ये है वेस्ट की तरफ 20 माइनस आई कैप, ठीक, एंड माइनस ऑफ क्या 20 जे कैप। ठीक, तो डेल्टा v जो आएगा वो क्या आएगा, माइनस 20 आई कैप और माइनस 20 जे कैप। क्लियर है। तो मैग्नीट्यूड पूछ रहा है यहाँ पे, तो डेल्टा भी क्या हो जाएगा, अंडर रूट आई का स्क्वायर 20 का स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर 20 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 20√2 बाहर आएगा। क्लियर है। ठीक, तो 20√2। अब देखना है डायरेक्शन, तो डायरेक्शन देखने के लिए क्या है, तो सबसे पहले V2 किधर दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है। क्लियर। माइनस V1 किधर हो जाएगा, माइनस V1 इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो रिजल्टेंट किधर आएगा, यहाँ आएगा, रिजल्टेंट इधर आएगा कि ये किस डायरेक्शन में है, ये है वेस्ट एंड साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आएगा। तो ये आंसर ये दिया हुआ है। मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन लिख देते हैं। क्लियर है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि चेंज इन वेलोसिटी हम कैसे लिखते हैं, V2 माइनस V1 लिखते हैं ना, तो V2 क्या दिया हुआ है, माइनस 20 आई कैप और ये माइनस 20 जे कैप हो जाएगा। तो माइनस के डायरेक्शन में होगा तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हो जाएगा। क्लियर है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है V1 प्लस V2 इज इक्वल्स टू V1 माइनस V2 एंड द V2 इज फाइनाइट, देन यहाँ से निकाल लीजिए V1 प्लस V2 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर प्लस 2V1 V2 कॉस थीटा। ठीक, अब बराबर कर दीजिए, फिर V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2V1 V2 कॉस थीटा। ठीक है, तो ये दोनों स्क्वायर कीजिएगा दोनों साइड, तो V1 V2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4V1 V2 कॉस थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो V1 V2 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आएगा V1 V2 फाइनाइट है, ठीक है, V1 क्या है एंड V2 इज फाइनाइट, देन तो यहाँ से आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, ये 0 है,
तो V1 V2 क्या होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, यही एक केस बनेगा। यहाँ पे V1 V2 दोनों फाइनाइट देना चाहिए था, ठीक है। तो उस केस में क्या है, cos थीटा 0 एंड थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्लियर है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, V1 एंड V2 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट, अब हम लोगों ने ये देख लिया, एडिशन देख लिया, सब्ट्रैक्शन देख लिया। अब बात करते हैं कंपोनेंट की। तो एक वेक्टर आर है, ठीक, तो उसको किस तरह से हम कंपोनेंट तोड़ सकते हैं, एक्स एक्सिस में कितना होगा, वाई एक्सिस में कितना होगा, ठीक है ना। मान लीजिए कि यहाँ से एक टॉर्च दिया जाए, ठीक है, टॉर्च देते हैं, ठीक, तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ पड़ेगा, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे पड़ेगा, वाई एक्सिस पे पड़ेगा, ठीक। और ऊपर से एक टॉर्च दिया जाए तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ पड़ेगा, इसका प्रोजेक्शन पड़ेगा एक्स एक्सिस पे पड़ेगा। तो हम लोगों ने पहले देखा था, जैसे ये थीटा है तो ये मान लीजिए वाई है, ये क्या है, एक्स है। तो हम यहाँ से कॉस थीटा अगर की वैल्यू निकालेंगे, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर होगा आधार एक्स बाई आर। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा, ठीक, और वाई बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू वाई बाई आर हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर होगा, एक वेक्टर अगर आर दिया हुआ है तो उसका एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस में आएगा, एक्स एक्सिस में जो कंपोनेंट आएगा उसको क्या बोलेंगे, आर कॉस थीटा बोलेंगे, ठीक। और वाई एक्सिस में जो कंपोनेंट आएगा उसको क्या बोलेंगे, आर साइन थीटा बोलेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिससे एंगल थीटा बना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आ गया कि जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम नहीं देखेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किस एक्सिस के साथ थीटा है। जिस एक्सिस के साथ थीटा रहेगा उसका कंपोनेंट कॉस थीटा होगा, और जिस एक्सिस के साथ थीटा होगा उसका कंपोनेंट क्या होगा, साइन थीटा। मतलब जिस एक्सिस के साथ थीटा नहीं होगा उसके साथ साइन थीटा होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे अगर थीटा होता तो यहाँ पे अब हो जाता ये आर कॉस थीटा, वाई का आर कॉस थीटा, और एक्स का क्या हो जाता, आर साइन थीटा हो जाता। क्लियर है। सपोज कि एक ये वेज दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक एंगल दिया हुआ है, ऐसे मास दिया हुआ है, ये थीटा है, ठीक, और यहाँ से एक यहाँ पे जी और एक यहाँ पे एम जी लगेगा, ठीक। तो यहाँ पे एम जी का कौन सा कंपोनेंट नीचे आएगा, तो ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये थीटा हो जाएगा, ये तो ये जी कॉस थीटा हो जाएगा और ये एम जी साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर है। तो जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाता हो उसके साथ हम कॉस का कंपोनेंट लेंगे। जैसे यहाँ पे एक मान लीजिए कि ये एक फोर्स है एफ है, तो यहाँ पे ये थीटा बनाए, तो ये क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा हो जाएगा, इधर का कंपोनेंट, इधर का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर है। सेम ऐसे ही एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, यहाँ पे v वेलोसिटी से जा रहा है, तो ये थीटा बनाया, तो ये क्या हो जाएगा, v कॉस थीटा इधर हो जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा, v साइन थीटा हो जाएगा। तो जिस एक्सिस के साथ थीटा बनाएगा वो कॉस का कंपोनेंट, और जिसके साथ थीटा नहीं बनाएगा वो साइन का कंपोनेंट। क्लियर है। चलो अब एक क्वेश्चन देखते हैं, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m kg, speed v velocity strike a wall at an angle theta and the rebounds at the same speed and the same angle. The magnitude of change in the momentum of the object. अभी के लिए मोमेंटम पढ़ लेते हैं। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी होगा, जाहिर सी बात है। तो एक मास m मास का एक बॉडी है जो भी वेलोसिटी से जा रहा है, फिर वो स्ट्राइक किया, सेम एंगल से वो रोटेट कर गया, ऊपर की तरफ घूम गया। तो यहाँ पे एक कंपोनेंट हम लेंगे, एक कंपोनेंट क्या आएगा, ये अगर थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये आएगा एम भी कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट आ जाएगा एम भी साइन थीटा, ठीक। सेम यहाँ के लिए अगर हम बात करें, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, ये थीटा हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा,
ये आ जाएगा एम भी टू साइन थीटा, ठीक। और ये क्या आ जाएगा एम भी टू कॉस थीटा। एंड V1 V2 क्या है, दोनों जिस एंगल जिस स्पीड से आएगा उसी स्पीड से वापस जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा P2 माइनस P1। तो यहाँ से एम भी टू एम भी कॉस थीटा, ठीक, ऊपर है, माइनस ऑफ माइनस एम भी कॉस थीटा लेंगे, ठीक, क्योंकि ये डायरेक्शन नीचे है। तो क्या हो जाएगा 2mv कॉस थीटा आएगा आंसर। ये x किस डायरेक्शन में है, तो ये y डायरेक्शन में, ठीक है, y डायरेक्शन, क्लियर। उसी तरह अगर डेल्टा p इन x डायरेक्शन में निकालेंगे तो क्या आ जाएगा एम भी साइन थीटा माइनस ऑफ एम भी साइन थीटा। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का, ये भी इस डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन में, तो ये 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 2mv cos थीटा, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, थर्ड डायमेंशन हो। थर्ड डायमेंशन के लिए अगर किसी वेक्टर को लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप, इस फॉर्म में लिख सकते हैं ऑर्थोगोनल फॉर्म में, ठीक है, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है ना। ये जब मोशन इन 3D पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा होगा, क्लियर है। तो उसी तरह जिस तरह से हम क्या किया, एक एंगल, एक वेक्टर होता था आर 2 डायमेंशन में, वो एंगल बनाता था। तो ये अब तीनों एक्सिस से एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है, एक्स से एंगल जो बना रहा है वो अल्फ़ा बना रहा है कॉस अल्फ़ा, वाई से जो एक्सिस एंगल बना रहा है कॉस बीटा बना रहा है, और जेड से बना रहा है गामा बना रहा है। तो ये एल एम एन बोल दिया इसको, ठीक है। तो ये एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है। तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इजकल्स टू 1 आ जाएगा, ठीक है। ये तीनों का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 आएगा, हमने पहले भी पढ़ा था आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर बराबर यूनिट वेक्टर अगर हो तीनों का तो उसका स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। तो ये तीनों का स्क्वायर क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक। तो इसी तरह से अगर इसको हम साइन के फॉर्म में चेंज करें तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1 माइनस प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इजिकल्स टू 1। ये हो जाएगा 3 माइनस 1 इजिकल्स टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। ये टोटल वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा 2, क्लियर है। तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इजिकल्स टू 1 है, बट साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इजिकल्स टू 2 आएगा, क्लियर है। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। कोई पार्टिकल यहाँ से उठ करके यहाँ जाता है तो उन्होंने कितना डिस्प्लेस किया, उसी को क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब उसको आर से डिनोट करते हैं या डी से डिनोट करते हैं। ये क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का ये आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप एंड प्लस z2 माइनस z1 के कैप, ठीक है। तो ये इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं, क्लियर। चलो नेक्स्ट, अब ये ऐड करते हैं दो वेक्टर को, ए बी सी डी दिया हुआ है, ठीक है, एंड डी दिया हुआ है। देन द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ए बी एंड सी डी आर। ए बी एंड सी डी का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालते हैं। तो ए बी पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालिए। तो ए बी क्या हो जाएगा, ए और बी दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए, तो 4 माइनस 3 आई कैप 5 माइनस 4 जे कैप एंड 6 माइनस 5 प्लस के कैप, ठीक है। ये वेक्टर आ गया। और सी डी वेक्टर क्या आएगा, सी डी वेक्टर आएगा सी डी, तो 4 माइनस 7 माइनस 3 आई कैप और 6 माइनस
9 माइनस 3j कैप और 0 माइनस 3k कैप, ठीक है ना। तो सी डी जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, -3 कॉमन लीजिए, तो i प्लस जे प्लस के, और ये मैग्नीट्यूड में मल्टीप्लाई है, तो ये देखिए वेक्टर ए बी एंड वेक्टर सी डी दोनों क्या है, एंटी पैरेलल है, ठीक है ना। इधर तो जा रहा है, एक वेक्टर i प्लस जे प्लस के है, ठीक, और एक वेक्टर इधर है, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है बट क्या है, एंटी पैरेलल है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलो बात करते हैं, वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है, वेक्टर सी दिया हुआ है, तो वैल्यू ऑफ ए माइनस 2b प्लस 3c विल बी, तो यहाँ पे वेक्टर ए माइनस 2b प्लस 3c क्या होगा, तो यहाँ से निकाल लीजिए। ए वेक्टर ए दिया हुआ है 2i कैप प्लस जे माइनस 2b, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3j माइनस के, ठीक, और प्लस 3c, तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6i माइनस 2k, ठीक, तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस j कैप और माइनस 6j कैप और माइनस माइनस प्लस 2k कैप प्लस 6 3 जा 18 i कैप, और ये हो जाएगा 3 2 जा 6k कैप, ठीक है। तो यहाँ पे से 2i जे कैंसिल हो जाएगा, ये 2i प्लस 18 ये हो जाएगा 20i कैप माइनस 5j कैप एंड 2 माइनस 6 माइनस 4k कैप। ऑप्शन देखिए कौन सा है, 20i माइनस 5j प्लस 4k। तो जो i के साथ है वो i के साथ ऐड होगा, जो j के साथ है वो j के साथ ऐड होगा, जो k के साथ है वो k के साथ ऐड होगा, ठीक है ना। अब बात आती है स्केलर प्रोडक्ट की, ठीक, कि दो एडिशन हो गया, एडिशन हम लोगों ने सीख लिया, सब्ट्रैक्शन सीख लिया, ठीक, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक। अब वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन। तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में दो चीज़ आता है, जब वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आएगा स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट वेक्टर का ऐसा मल्टीप्लिकेशन जिसका प्रोडक्ट क्या हो, स्केलर हो, और दूसरा क्या होगा, वेक्टर, दूसरा क्या हो, वेक्टर हो। तो पहले बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट का, जिसका ए डॉट से उसको डिनोट करते हैं, ए डॉट बी अगर होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, ए बी कॉस थीटा, ठीक। तो इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, जैसे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है, तो ये क्या है, वर्क डन है, वर्क डन, और ये क्या आता है, स्केलर प्रोडक्ट आता है, ठीक है, स्केलर। तो ऐसा दो वेक्टर क्वांटिटी जिसका मल्टीप्लिकेशन क्या दे, स्केलर दे, इसी को क्या बोलते हैं, स्केलर, उसके बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, ठीक। जैसे दो वेक्टर पैरेलल में हो तो दोनों का बीच का एंगल क्या होगा, थीटा 0 होगा, तो ए डॉट बी को क्या लिखेंगे, ए बी लिखेंगे। तो दोनों अगर पैरेलल में हैं तो दो क्या हो जाएगा, उसका प्रोडक्ट ए बी आएगा, बट दोनों ऑर्थोगोनल है तो उसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए डॉट बी इजकल्स टू थीटा, अगर 90 डिग्री होगा तो ए बी साइन थीटा 90 डिग्री 0 होता है, तो ए डॉट बी क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम आउटपुट हो गया, ये मिनिमम आउटपुट हो गया। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होगा, और दो वेक्टर पैरेलल हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ए बी होगा, ये मैक्सिमम होगा। क्लियर है। नेक्स्ट अब बात करते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर अगर दोनों सेम से आई से मल्टीप्लाई हो डॉट प्रोडक्ट तो उसका 1 होगा, जे से 1 होगा, के से 1 होगा। बट दोनों आई और जे के बीच का एंगल क्या होता है, आई और जे के बीच का एंगल होता है 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री होता है। जे और के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये जे एंड के 0 हो जाएगा एंड के एंड आई भी 0 हो जाएगा।
सेल्फ मल्टीप्लिकेशन ए डॉट ए दोनों यहाँ से, तो ये ए स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक। तो क्लियर है। पैरेलल होगा तो उसका वैल्यू 1 होगा और ऑर्थोगोनल होगा तो उसका वैल्यू 0 होगा, ठीक है। और ये इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होगा, ए डॉट बी इजकल्स टू बी डॉट ए होता है, ठीक है। जैसे आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा ना, ए इंटू बी इजकल्स टू बी इंटू ए होता है, बट वेक्टर में ये रूल क्रॉस प्रोडक्ट फॉलो नहीं करता है, डॉट प्रोडक्ट फॉलो करता है। जैसे ए डॉट बी इजकल्स टू बी डॉट ए, तो ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा और ये क्या हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। तो दोनों क्या है, सेम है एज ए मैग्नीट्यूड वाइज। ये क्या है, स्केलर है, इसीलिए क्या है, ये सेम है, ओके। तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। अब जैसे यहाँ पे देखते हैं, द कंसिडर द टू वेक्टर के क्वेश्चन देखते हैं। f1 दिया हुआ है 2i प्लस 5j प्लस f2 दिया हुआ है 3j प्लस 4k। द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर इज, तो स्केलर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, f1 डॉट f2, यहाँ से लिख दिए 2i कैप प्लस 5k कैप, ठीक, डॉट 3j प्लस 4k, ठीक। अब देखो i के साथ होगा तो ही क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, उसका वैल्यू आएगा, अदरवाइज 0 हो जाएगा। i के साथ जे 0 हो जाएगा, i के साथ k प्लस 0 हो जाएगा, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है। सेम 5k के साथ j, ये भी 0 हो जाएगा, एंड प्लस k के साथ k, तो ये हो जाएगा 20, ठीक। तो आंसर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसको इस तरह से निकाल सकते हैं हम, क्लियर है। अब कह रहा था एंगल बिटवीन द टू वेक्टर ए एंड बी के बीच का एंगल कितना होगा। तो सबसे पहले कॉस थीटा ए डॉट बी दिया हुआ है, ठीक। ए डॉट बी इजकल्स टू ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ से अगर हम कॉस थीटा अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी, ठीक। तो सबसे पहले ए डॉट बी निकालिए, ए डॉट बी निकालिएगा तो 5 5 25 और माइनस 25, ठीक। और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25, और ये भी क्या हो जाएगा 25 प्लस 25, तो ऊपर तो 0 हो गया। अब बाई एनी वैल्यू ये हो जाएगा 25√2 5√2 5√2 25 इंटू 2, तो ये 0 हो जाएगा। तो कॉस थीटा इजिकल्स टू 0, तो थीटा इजिकल्स टू 90 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी होगा। तो इस तरह से हम एंगल निकाल सकते हैं किसी भी वेक्टर का। अब बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट क्या क्या हो सकता है। वर्क हो सकता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, पावर हो सकता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है जब मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डी एस, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी है, जब इलेक्ट्रोस्टेट में पढ़ेंगे तो ये माइनस पी ई, ठीक है। ये सब क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है। क्या है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर है। ये दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट है। ये जैसे एक वेक्टर ए है और ये क्रॉस बी है, तो वेक्टर प्रोडक्ट को किससे डिनोट करते हैं, क्रॉस से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है, वेक्टर होता है, ठीक है। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। जैसे ये वेक्टर ए ये हो गया, वेक्टर बी ये हो गया, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये ध्यान रखना, ए और बी पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है। ए क्रॉस बी जो है ऑलवेज ए और बी पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। जैसे वेक्टर सी ए क्रॉस बी अगर होगा तो ए बी साइन थीटा, और ये क्या है, डायरेक्शन को डिनोट करता है। और ये डायरेक्शन क्या होगा, ए और बी पे परपेंडिकुलर होगा। जैसे वेक्टर ए ये है और ये वेक्टर बी है। क्लियर है। ये क्या है, वेक्टर बी है। तो ए के अलोंग हाथ रखेंगे अपना, ठीक है, हाथ रखेंगे और बी के अलोंग उसको मोड़ेंगे, तो ये वेक्टर ऊपर आएगा, ठीक। इसी को बोलते हैं वेक्टर सी, ठीक। अगर बी के अलोंग हाथ रखेंगे और ए के अलोंग मोड़ेंगे राइट हैंड थंब रूल से, तो ये वेक्टर डाउनवर्ड आएगा और इसको बोलेंगे माइनस सी। क्लियर है। राइट हैंड थंब रूल, ठीक, या स्क्रू रूल भी बोल सकते हैं, ठीक। ए क्रॉस बी अगर करना हो, ए क्रॉस बी करना हो तो
ए के अलोंग, जैसे ये है ए क्रॉस बी करना हो तो ये ए है तो यहाँ पे लिया ये बी, ठीक। तो ये क्या होगा ए क्रॉस बी, ए बी है यहाँ पे, ये ए के अलोंग हाथ रख करके बी के तरफ मोड़ेंगे तो ये अपवर्ड आएगा, और अंगूठा ही क्या बताता है, वेक्टर सी बताता है। उसी तरह अगर एक स्क्रू लीजिए और ए के साइड दिखाते हुए बी के तरफ उसको घुमाइए, ठीक है ना। तो जिधर स्क्रू अगर अंदर जा रहा है तो वेक्टर अंदर जाएगा, स्क्रू बाहर आ रहा है तो वेक्टर बाहर आएगा, ठीक है ना। तो उसी को ही क्या बोलते हैं, ए क्रॉस बी बोलते हैं। क्लियर है, ए क्रॉस बी, और वो क्या होगा, ये होगा वेक्टर, ठीक। क्या होगा, परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है, नेक्स्ट, ठीक। तो जिस तरह से हम ए क्रॉस बी करते हैं, ए क्रॉस बी क्या गया, ऊपर आएगा, ए के अलोंग हाथ रखेंगे और बी के तरफ मोड़ेंगे, ए के अलोंग हाथ रखेंगे, जैसे ये हैंड है आपका, अंगूठा है, ठीक है, ये हाथ है, तो ए के तरफ अगर हाथ रख करके बी के तरफ मोड़ेंगे तो ये देगा ए क्रॉस बी। उसी तरह अगर हम बी के तरफ हाथ रख करके ए के तरफ मोड़ेंगे, मतलब ए को दिखाते हुए इधर, तो ये क्या आएगा, बी क्रॉस ए, तो इसका जो वैल्यू होगा निगेटिव होगा, ठीक है। तो इसलिए कहा कि ए क्रॉस बी नॉट इज इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, वो क्या होगा, माइनस होगा। क्यों, क्योंकि ये वेक्टर है और वेक्टर किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। क्लियर है। सेम अगर ए क्रॉस बी है तो अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये क्या होगा, ए बी साइन थीटा हो जाएगा। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो ए बी हो जाएगा, ठीक। और दोनों वेक्टर अगर पैरेलल है तो साइन थीटा और 0 डिग्री और 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो ये मिनिमम आउटपुट हो गया, ये मैक्सिमम आउटपुट हो गया। तो ए क्रॉस बी क्या मिला, ए बी, एन कैप डिनोट करता है डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होगा, इस दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ए क्रॉस बी इस केस में 0 होगा। क्लियर, नेक्स्ट। अब बात करते हैं वेक्टर ए द पॉइंट वर्टिकली अप एंड द बी पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ, द वेक्टर ए क्रॉस बी। तो ये एक डायरेक्शन एक्स वाई मान लीजिए, ये एन है, तो ये वेक्टर बी है, ठीक, ये वेक्टर बी है, और ये जो है वेक्टर अपवर्ड है, एक क्रॉस से डिनोट ऐसे बोल करेंगे तो मतलब इनवर्ड हो गया, क्या हो गया, इनवर्ड हो गया, ठीक। अगर ये डॉट है तो ये क्या है, अपवर्ड है, ठीक, ये अपवर्ड है, ये इनवर्ड है, तो ये कह रहा है वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। अब बोल रहा है कि ए क्रॉस बी क्या होगा, तो ए के अलोंग हाथ रखिए और बी के तरफ मोड़िए, ए के अलोंग हाथ रखिए और बी को दिखाते हुए मोड़िए, तो वो इसका डायरेक्शन दे रहा है इधर, क्या है, वेस्ट के डायरेक्शन, अलोंग द वेस्ट आएगा, ठीक। चलिए, अब कह रहा है कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ए डॉट बी के बराबर होगा, देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या होगा, तो ए बी साइन थीटा होता है ये, अब बराबर क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा होगा ये, तो ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर 1 एंड द थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर, नेक्स्ट। अब बात करते हैं जैसे आई ऑर्थोगोनल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो है, हमने डॉट प्रोडक्ट देखा था, अगर पैरेलल होगा तो उसका वैल्यू 1 होता है, परपेंडिकुलर होगा तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। बट इस केस में क्या है ना कि एक का क्रॉस दूसरे के लिए आई जे के लिख लिए, आई जे के अगर क्लॉकवाइज हो, क्या है, क्लॉकवाइज हो, तो उसमें क्या है, पॉजिटिव रिजल्ट देता है। जैसे आई क्रॉस जे करेंगे तो के आएगा पॉजिटिव, आई क्रॉस जे के पॉजिटिव, के क्रॉस आई जे क्रॉस के आई पॉजिटिव एंड के क्रॉस आई जे पॉजिटिव, ठीक। अगर वही एंटी क्लॉकवाइज हो, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज हो तो इसमें निगेटिव होता है, के क्रॉस आई या आई क्रॉस के कर लीजिए, जे क्रॉस आई की है तो माइनस के आया, ठीक, के क्रॉस जे तो माइनस आई, ठीक है, और आई क्रॉस के माइनस जे, आई क्रॉस के माइनस जे, ठीक है। और दोनों सेम होगा तो उसका वैल्यू क्या है, 0 हो जाएगा,
दोनों सेम होगा तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑर्थोगोनल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट देख लिए। इस केस में पॉजिटिव, अपोजिट के केस में एंटी क्लॉकवाइज केस में निगेटिव। ये थोड़ा ध्यान रखना, ये ऑलवेज ये साइकिल को, ठीक है, हमेशा चलाना है। जब आप मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हो या इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ रहे हो या वेक्टर कहीं पे भी पढ़ रहे हो, तो फिजिकल क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी वेक्टर आएगा जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना पड़े, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़े, तो ये साइकिल ऑलवेज काम आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट ये कह रहा है द व्हाट द वैल्यू ऑफ द लीनियर वेलोसिटी इफ ओमेगा दिया हुआ है एंड आर दिया हुआ है। तो लीनियर वेलोसिटी क्या होता है? लीनियर वेलोसिटी होता है ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, तो ओमेगा क्रॉस आर के लिए ये जो है क्रॉस प्रोडक्ट है, तो 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप। ठीक, और ये क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे किससे? 5i कैप माइनस 6j कैप प्लस 6k कैप। अब यहाँ से ऐसे चलेंगे, इसको पूरे के साथ मल्टीप्लाई, इसको पूरे के साथ मल्टीप्लाई, इसको पूरे के साथ मल्टीप्लाई। तो यहाँ से ये आई जे कर लीजिए, आई जे एंड द के। ठीक, तो यहाँ से आते हैं 3 आई क्रॉस जे क्या आएगा? के कैप और 3 × 5 ये हो जाएगा 15। ठीक, आई के साथ जे, आई क्रॉस आई, ये आई क्रॉस आई क्या है? ये आई क्रॉस आई 0 हो जाएगा, ये आई क्रॉस आई 0 हो जाएगा, के नहीं आएगा। ये आई क्रॉस आई सेम है ना, तो ये 0 हो जाएगा। अब ये आई क्रॉस जे, आई क्रॉस ये जे, तो ये हो जाएगा -18, और आई क्रॉस जे क्या होगा? आई क्रॉस जे के। ठीक, अब इसका इसके साथ आई क्रॉस के क्या आएगा? आई क्रॉस के इधर है, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव जे में, तो 3 + 18 जे माइनस, अभी इसका इसके साथ जे क्रॉस आई निगेटिव है, तो ऑलरेडी निगेटिव रहेगा, तो माइनस माइनस प्लस जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा? 4 × 5 = 20, और ये के कैप, ये जे क्रॉस आई। ठीक, अब यहाँ पे जे क्रॉस जे 0 हो गया, जे क्रॉस के पॉजिटिव है, तो ये -4 24 आई कैप जे क्रॉस के। ठीक, के क्रॉस आई 5 तो आ जाएगा पहले, के क्रॉस आई क्या है? क्लॉकवाइज है, के क्रॉस आई। ठीक है ना, के क्रॉस आई जे हो जाएगा, तो +5j। ठीक, अब आता है के क्रॉस जे, तो आई, तो -6 आई कैप, और के क्रॉस के 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं जे आई। ठीक है, पहले आई का टर्म्स देख लीजिए, तो -6i 24 माइनस ये 24i 6i। ठीक, तो ये हो जाएगा 30। कुछ मिस्टेक्स हुआ है, ठीक है ना। इसको इस तरह से नहीं बना करके ऐसे बनाते हैं, आई जे एंड द के। ओमेगा को लिख लीजिए 3 - 4 ये 1 हो जाएगा। ठीक, और आर को लिख लीजिए 5 - 6 और ये 6 हो जाएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। यहाँ से हम फिर से ट्राई करते हैं। आई के साथ आई 0, आई के साथ जे क्षेत्रीय 18 -18, आई क्रॉस जे क्या होगा? आई क्रॉस जे के हो जाएगा। ओके है, ये आई के साथ के, तो आई क्रॉस के ये प्लस जे होगा, क्षेत्रीय 18। ठीक है, जे के साथ आई, जे क्रॉस आई माइनस में आएगा, और +4 और -20 प्लस के। ठीक, और जे क्रॉस के, तो ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव आई, तो 24i हो जाएगा। क्लियर है? और फिर से अगर हम यहाँ पे बात करें के क्रॉस आई का, के क्रॉस आई क्या होगा? के क्रॉस आई पॉजिटिव जे
और +5 हो जाएगा जे में, k क्रॉस i पॉजिटिव जे होगा, और k क्रॉस जे क्या होगा, k क्रॉस जे माइनस माइनस k क्रॉस जे एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -24 i कैप, ठीक है। और जे का क्या हो जाएगा, +18 +5, तो ये हो जाएगा 23। ये कुछ मिस्टेक्स है यहाँ पे इसको ऐसे करने में, आई, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। आई हो जाएगा इसको, तो ये -24 और +6, तो ये हो जाएगा -18, ठीक है, -18 है, ठीक है। ये हो जाएगा जे, ठीक, इसको निकाल लीजिए, 18 -5, ये हो जाएगा 13 और प्लस के, ठीक, ये इधर हो जाएगा, तो -18 और +24, 6 3 18 और 4 5 6 20, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -18 आई कैप और -13 जे कैप और +2 के कैप, ये आंसर आएगा। तो जब क्रॉस प्रोडक्ट की बात आती है ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट में ये डिटर्मिनेंट्स मेथड में लिख लेना है, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स मेथड में लिख लेना है, पहले आई के साथ ये दोनों, ये इसका क्रॉस प्रोडक्ट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको माइनस कर देंगे दोनों को मल्टीप्लाई करके, फिर इसको हम लेंगे प्लस माइनस प्लस, ठीक है। इसको हम लेंगे जे को और इसको छोड़ देंगे, इसका मल्टीप्लाई माइनस दिस, ठीक, फिर के, इसको छोड़ देंगे, इसका मल्टीप्लाई फिर माइनस ये, इस तरह से हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। इसको भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये इतना ही आंसर आएगा, ये आएगा 24 +6 -18 आई कैप और -13 जे कैप और +2 कैप, ये आंसर आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट कह रहा है द फाइंड द टॉर्क फोर्स दिया हुआ है और आर दिया हुआ है, तो टॉर्क क्या होगा, टॉर्क होगा आर क्रॉस एफ, ठीक। तो आर का वैल्यू दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 7 आई कैप +3 जे कैप +k कैप दिया हुआ है, ठीक। और क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -3 आई कैप +j कैप +5 k कैप। क्लियर है। तो या तो इसको इस फॉर्म में लिख लीजिए, आई जे एंड द के, ठीक। तो आर का वैल्यू दिया हुआ है, जो पहले आर है तो वो उसको आर पहले लिखेंगे, 7 3 एंड 1, और फोर्स कितना दिया हुआ, -3 1 एंड 5, पहले आई लिखेंगे, ठीक। इस दोनों को छोड़ देंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, -1, ठीक, ये दोनों -1, माइनस प्लस फिर माइनस जे, इस दोनों को छोड़ देंगे, 7 5 6 35 हो जाएगा, और +3 हो जाएगा, ठीक, प्लस के, इस दोनों को छोड़ देंगे, 7 और +9, ठीक, ये हो जाएगा 14 आई कैप और -38 जे कैप और +16 के कैप, यही आएगा 14 आई कैप +38 जे, ठीक। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, 7 आई क्रॉस आई 0 हो जाएगा, आई क्रॉस जे 7, इसको ऐसे सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा लेंदी मेथड है, और ये डिटर्मिनेंट मेथड जो है वो इजी है, ठीक है ना। इसको ऐसे देखना है, ये समराइज है स्केलर प्रोडक्ट एंड द वेक्टर प्रोडक्ट। कोई कोसाइन होता है, ये साइन का रूल फॉलो करता है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ को नहीं फॉलो करता है, जबकि ये नहीं फॉलो करता है। अगर मैक्सिमम वैल्यू होगा जब दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 होगा, और इसके बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये दो प्रोडक्ट्स हो तो स्क्वायर होता है और ये 0 हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट सेम द प्रोजेक्शन ऑफ शैडो, तो कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी लिखेंगे, तो कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी लिखेंगे तो बी वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है।
ए डॉट बी वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। किसके? तो बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? ये क्रॉस प्रोडक्ट बताया है कि जैसे ये दो वेक्टर हो तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा, दोनों वेक्टर के ऊपर में परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? अब जैसे ये क्वेश्चन को बनाते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एग्ज़ाम में बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं। ये क्वेश्चन है ए डॉट बी क्रॉस ए दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये निकालेंगे बी ए साइन थीटा, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन होगा जैसे मान लो कि ये बी ए है और ये बी है, ठीक है। ये दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है, ओके। तो ये जो वैल्यू आएगा ये क्या आएगा, इस दोनों के ऊपर में परपेंडिकुलर आएगा, ठीक। और दो वेक्टर अगर ये ए है और ये ए क्रॉस बी है, ठीक है। तो ये इस दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो ये डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, दोनों वेक्टर के बीच में 0 हो जाता है। ए बी साइन थीटा, ठीक, और ए इसको निकालिएगा तो कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री आएगा। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो आंसर क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है? अब लास्ट एक कॉन्सेप्ट है लैमीज थ्योरम। कोई तीन फोर्स अगर एक्ट कर रहा हो, ठीक है, कोई तीन फोर्स एक्ट कर रहा हो इन इक्विलिब्रियम में, अगर उसका तीनों का सम 0 हो तो वो बॉडी क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। और उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसका वैल्यू निकालेंगे फोर्स F1 के सामने का एंगल साइन लॉ, ठीक है, फोर्स F2 के सामने का एंगल बीटा एंड फोर्स F3 के सामने का एंगल गामा। ये फॉर्म है लैमीज थ्योरम का और इसको याद रखना है, ठीक, इक्विलिब्रियम के केस में। चलिए क्वेश्चन है, ये कह रहा है ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ द थ्री कोप्लेनर फोर्स, ठीक है, एक ही प्लेन में, अलग अलग नहीं है, क्यू आर पी क्यू आर शो इन फिगर द सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात किया था क्यू के सामने का एंगल क्या होगा, बीटा होगा। तो फिर क्यू के सामने का एंगल बीटा है तो ये तो गया, कैंसिल हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये दोनों ऑप्शन सही हो सकता है। और P के सामने का एंगल अल्फ़ा है तो P के सामने का एंगल अल्फ़ा है। तो हमने अभी देखा था साइन का रूल होता है, साइन का रूल में हम ये देखते हैं, ये इसको साइन लॉ बोलते हैं, ठीक है। तो ये R का एंगल क्या होगा, साइन अल्फ़ा, ये साइन गामा होगा। तो आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। इसको एक क्वेश्चंस के फॉर्म में सॉल्व करके देखते हैं। ये 45 डिग्री दिया हुआ है तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक, क्लियर। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो F3 डिवाइडेड बाई ये 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री बराबर F2 के सामने का एंगल ये 45 है, ये 45 है तो ये साइन 135 हो जाएगा बराबर F1। तो F1 के सामने का एंगल क्या है, 45 प्लस 90 साइन 135। अगेन इसको सॉल्व कीजिए, F3 इज इक्वल्स टू F1 बाई साइन 135 इंटू साइन 90। साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाता है और साइन 135 को लिख सकते हैं 90 प्लस 45। साइन 90 प्लस 45 क्या हो जाएगा, कॉस 45 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव हो जाएगा। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 हो जाता है। तो F3 क्या हो जाएगा, F3 हो जाएगा F1 बाई 1/√3। तो F3 आ जाएगा √3 इंटू F1 कितना है 100, ठीक, √2, सॉरी ये √2 है तो ये 100√2 हो जाएगा। क्लियर है? वैसे इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसका एक कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट तोड़ने के लिए बताएं। तो ये F3 cos 45 डिग्री है, ये F3 sin 45 डिग्री, ठीक। तो ये F3 जो है क्या हो जाएगा, ये फोर्स इसको बैलेंस करेगा, ये फोर्स इसको बैलेंस करेगा। तो F3 क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई cos
45 डिग्री, तो ये हो जाएगा 100, और cos 45 1/√2, ये हो जाएगा 100/√2 आंसर। ठीक है, दिस इज़ द ऑल अबाउट द फोर्स। वेक्टर एनालिसिस हम लोगों ने किया। ठीक, तो वेक्टर एनालिसिस में हमने वेक्टर को देखा, वेक्टर किसको कहते हैं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने देखा, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वेक्टर देखा, क्लियर, वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन देखा। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने एंगल बिटवीन द वेक्टर देखा, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, फिर एडिशन देखा। ठीक है, फिर सब्ट्रैक्शन देखा। ठीक, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन देखा, फिर मल्टीप्लिकेशन में स्केलर प्रोडक्ट देखा, उसके बाद वेक्टर प्रोडक्ट देखा, फिर कंपोनेंट तोड़ना देखा। ठीक है, या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट देखा, एंगुलर कंपोनेंट देखा। ठीक है, फिर उसके बाद लैमीज थ्योरम देखा। ठीक है, तो ये सब क्या है कि वेक्टर का जो फाइनल था, और इसको हमेशा याद रखना है ताकि फिजिक्स में आगे कोई प्रॉब्लम ना हो।